1984 की एक ठंडी रात में एक अलग थलग झोपड़ी आग की लपटों में फट गई। बाहर FBI का मानना था कि उन्होंने वॉशिंगटन के सबसे बड़े नवनाजी समूह को समाप्त कर दिया है। जो वे नहीं जानते थे कि उनके नेता को मारते समय आदेश ने पहले ही सैकड़ों पूर्व सैनिकों को उनके बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हथियार बंद कर दिया था। सब कुछ एक छोटे समूह के विद्रोहियों के साथ शुरू हुआ, जिनके पास एक डिस्टोपिक सपना था जिसमें गोरे लोग सरकार को उखाड़ फेंकते हैं ताकि उनका सर्वोच्चतावादी प्रणाली वैश्विक स्तर पर लागू हो सके। अपने कारण को वित्त पोषित करने के लिए आदेश ने शुरुआत से ही सशस्त्र डकैती का सहारा लिया। यह हिंसक समूह धीरे धीरे अधिक अनुयायी प्राप्त करता गया, जब तक कि वे अपने पहले बड़े बाधा पर नहीं पहुंचे। रेडियो उद्घोषक एलनबर्ग पहले से ही सुप्रीमेसिस्ट समूहों को खुलकर चुनौती देने के लिए जाने जाते थे। कई लोग सुनते थे कि कैसे वे प्रतिदिन इस नए समूह को अपमानित और बदनाम करते थे, जिसने उन्हें उस समय के दक्षिणपंथियों के सबसे नफरत किए गए लक्ष्यों में से एक बना दिया। कई दिनों तक पीछा करने के बाद आदेश के नेताओं में से एक, जिसका नाम ब्रूस पियर्स था, ने उसे एक रात रोका और उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना उसके सिर में पूरी मैगजीन खाली कर दी। इस घटना ने बाद में नेताओं को एक एक करके गिरा दिया और उनका उद्देश्य अपनी ताकत और प्रासंगिकता खोने लगा। और जब अमेरिका में आग बुझती दिख रही थी, जर्मनी में एक और समूह पहले से ही छाया में काम कर रहा था। राष्ट्रीय समाजवादी गुप्त संगठन, जो एक समय में 3 पूर्व सैनिकों के समूह के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही हथियारों, धन और आश्रय प्रदान करने वाले 100 से अधिक सहयोगियों द्वारा समर्थित होने लगा। उनका मिशन बेहद सटीक था। प्रवासियों की हत्या करना, आतंक फैलाना और बैंकों की डकैतियों के जरिए अपने मिशन के लिए धन जुटाना। उनकी गतिविधियों के दौरान उन्होंने कई चयनात्मक हत्याएं की, बम उड़ाए और एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया, जबकि जर्मन अधिकारी एक ऐतिहासिक गलती के चलते उन्हें नाजी विचारधारा से जोड़ने में असफल रहे। सब कुछ 2011 में खत्म हो गया। एक असफल डकैती के बाद मुंडलोस और बर्नहार्ड को एक जली हुई कारवां में मृत पाया गया, जिसे एक आतंकी हमला माना गया। उसी दिन उनका छुपने का स्थान विस्फोट हो गया, जिसे कथित तौर पर शहब, तीसरे सदस्य द्वारा आग लगाया गया, जिसने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया और आज तक जेल में है। लेकिन इस विचारधारा के सभी युद्ध क्षेत्र सड़क पर नहीं थे। अमेरिकी जेल प्रणाली के केंद्र में आर्य ब्रदरहुड सबसे डरावने और संगठित अपराध संघों में से एक के रूप में स्थापित हो रहा था। 1964 में कैलिफोर्निया के सैन क्वेंटिन राज्य जेल में काले गुरिल्ला परिवार की स्थापना के जवाब में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य सफेद कैदियों की रक्षा करना था, लेकिन जल्दी ही यह सुरक्षा एक क्रूर नियम के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण में बदल गई। स्वीकार किए जाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नए सदस्य को एक हत्या करनी थी, और अगर वह बाहर निकलना चाहता था तो लगभग हमेशा एक ही तरीका था, मृत्यु। हालांकि ब्रदरहुड जेल की आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत है। वे हत्याओं की असमान संख्या के लिए जिम्मेदार हैं। वे एक सख्त संरचना के तहत काम करते हैं, जो 12 लोगों की एक परिषद और 3 की एक समिति द्वारा संचालित होती है, और सदस्यता के प्रतीक के रूप में तिब्बतियां घास, स्वस्तिक और SS रून जैसे प्रतीकों का उपयोग करते हैं। सींखों के पार उसका प्रभाव मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या के लिए अनुबंध और धन शोधन तक फैल चुका है। एटम वाफेन डिवीजन की स्थापना ब्रैंडन रसेल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, जो बाद में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे अन्य देशों में फैल गई। लेकिन इसका मिशन केवल नस्ली घृणा को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसे उस रूप में नष्ट करना था जैसा हम सभ्यता को जानते हैं। एटम वाफेन डिवीजन ने एक्सेलरेशनिज्म को अपनाया, जो आतंकवाद के माध्यम से समाज के पतन को उकसाने और फिर खंडहरों से एक श्वेत सर्वोच्चता वाला राज्य बनाने का विचार है। वे नवनाजीवाद को गूढ़ विश्वासों के साथ मिलाते थे और हिटलर के साथ साथ समकालीन आतंकवादियों जैसे ओसामा बिन लादेन की पूजा करते थे। उनका इतिहास डरावना है। वे 2017 से संयुक्त राज्य अमेरिका में दसियों हत्याओं से जुड़े हैं। इसके अलावा हमले, बम साजिश, अपहरण और यातना के मामले भी हैं। हालांकि उन्होंने 2020 में भंग होने का दावा किया, यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम था। संगठन ने नए नामों जैसे राष्ट्रीय समाजवादी आदेश के तहत पुनर्गठन किया और 9 कोणों के शैतानी आदेश जैसी अन्य चरमपंथी संस्थाओं के साथ संबंध बनाए रखे। वर्तमान में एटम वाफेन डिवीजन कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी कोशिकाएं और गुप्त नेटवर्क दुनिया में सक्रिय हैं, यह दिखाते हुए कि इसका खतरा समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन आधुनिक त्वरकवादियों से पहले एक संगठन था जो अमेरिकी नवनाजीवाद का केंद्र बनने का दावा करता था, एरियन नेशंस। 70 के दशक में रिचर्ड बटलर द्वारा इडाहो में स्थापित आर्यन नेशन ने नाजी विचारधारा को चरमपंथी ईसाई पहचान के विश्वासों के साथ मिलाया। एक प्रवाह जिसमें प्रचार किया गया कि गोरे लोग भगवान के चुने हुए लोग थे, जबकि यहूदियों को शैतान के वंशज और अश्वेतों को अवरमानवीय माना गया। हेडन लेक में स्थित अपने आधार से
बटलर ने नवनाजियों, कू क्लक्स क्लान के सदस्यों और नस्लवादी स्किनहेड्स की बड़ी बैठकें आयोजित की, एक नेटवर्क का निर्माण किया जो नस्लीय युद्ध के भाषणों को फैलाता था। 80 और 90 के दशक के दौरान इस समूह ने कई घरेलू आतंकवाद के कृत्य और हिंसक आक्रमण किए। 1998 में समूह की बर्बरता अपने चरम पर थी जब उनके सुरक्षा गार्डों ने एक मूल अमेरिकी परिवार को बेरहमी से गोली मार दी और पीटा। इस घटना ने $6 मिलियन का मुकदमा दायर किया, जिससे संगठन दिवालिया हो गया। यहां तक कि उनकी वित्तीय तबाही के बाद भी नासियोनेस एरियास के जाल 1999 में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हमले जैसे अपराधों से जुड़े रहे और 2004 में बटलर की मृत्यु के बाद नेशंस आरियस छोटे छोटे गुटों में बंट गया, जिनमें से कुछ का प्रभाव आज भी है। कॉम्बैट 18 मूल रूप से ब्रिटिश नेशनल पार्टी की सुरक्षा के लिए एक समूह के रूप में कल्पना की गई थी, लेकिन जल्द ही इसने चुनावी राजनीति को छोड़कर सीधे हिंसा को अपने पसंदीदा तरीके के रूप में अपनाया। नाम 18 कोई आकस्मिक चयन नहीं था, यह एडोल्फ हिटलर के शुरुआती अक्षरों से मेल खाता है। ए का अर्थ है 1 और एच का अर्थ है 8। जब यह बढ़ता गया, कॉम्बैट 18 कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी तक फैल गया, जिससे उनकी नफरत की जड़ें बढ़ गईं। उनके सदस्यों ने प्रवासियों, अल्पसंख्यकों और असंतोषियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे, साथ ही सत्ता के लिए आंतरिक खूनी संघर्ष भी किया। उनके सबसे कुख्यात कृत्यों में से एक था जर्मन राजनेता वॉल्टर लुक की हत्या में कथित संलिप्तता, जो 2019 में जर्मनी को हिला देने वाला एक अपराध था। कॉम्बैट 18 को भी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ब्लड एंड ऑनर के साथ जोड़ा गया, जहां नाजी संगीत एक बहाना मात्र था कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए। पूर्वी यूरोप में आधुनिक नवनाजीवाद का एक और चेहरा 2008 में बनना शुरू हुआ, युवा वॉटन। यह समूह श्वेत श्रेष्ठता को एक गहरे गूढ़ नाजीवाद के साथ जोड़ता है, जहां हिटलर जैसी हस्तियों की सचमुच पूजा होती है। सन 2014 में इसके कई सदस्य रूस से भागकर यूक्रेन चले गए, जहां वे अजोव बटालियन के चारों ओर चरमपंथी आंदोलन से जुड़ गए और अपने नस्लवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेनी संघर्षों और विरोधों का लाभ उठाने लगे। इस समूह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है, जैसे कि प्राग में उन्होंने सार्वजनिक रूप से धुरदक्षिणपंथी आतंकवादियों जैसे एंडर्स ब्रेविक और क्राइस्टचर्च शूटिंग के लेखक को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा वे नस्लीय सिद्धांत पर सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण और चाकू लड़ाई प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करते हैं, यह दिखाते हुए कि उनके लिए हिंसा एक साधन और अंत दोनों ही है। 1987 में ब्रिटिश नवनाजीवाद ने विस्तार के लिए एक नया साधन पाया, संगीत। इस प्रकार ब्लड एंड ऑनर का जन्म हुआ, जिसे यान स्टुअर्ट डोनाल्डसन द्वारा स्थापित किया गया था, जो स्क्रूड्राइवर नामक बैंड के गायक थे। ब्लड एंड ऑनर ने सफेद शक्ति संगीत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, जो दूर दराज के लिए भर्ती मंच के रूप में कार्य करता था। इसके सबसे कुख्यात कार्यक्रमों में से एक 1992 में लंदन में वाटरलू का युद्ध था, जहां ब्लड एंड ऑनर के सदस्यों ने 2 घंटे तक हिंसक रूप से एंटी फासिस्ट प्रदर्शनकारियों के साथ संघर्ष किया, जिससे कई लोग चाकू से घायल हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में विभाजनों के साथ इस संगठन ने नवनाजी अतिवाद को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में मदद की, बैंड, गैंग और हिंसक समूहों को जोड़ते हुए। आज यह जर्मनी, स्पेन और रूस सहित कई देशों में प्रतिबंधित है और कनाडा में इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि इसका प्रभाव नए नामों और सांस्कृतिक रूपों के तहत छिपा हुआ है। हैमरस्किन्स सबसे लंबे समय तक चलने वाले और हिंसक स्किनहेड समूहों में से एक हैं। 1988 में डलास में स्थापित, वे दावा करते थे कि वे एक नेता रहित संगठन है और उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में उनकी शाखाएं हैं। हैमरस्किन्स केवल सफेद वर्चस्व का प्रचार नहीं करते, वे इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। वे अपने सदस्यों को युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसे वे भविष्य के नस्लीय युद्ध के लिए तैयारी मानते हैं। इसके अलावा वे व्हाइट पावर संगीत दृश्य के साथ गहरे जुड़े हुए हैं, जैसे हैमरफेस्ट जैसे कार्यक्रम आयोजित करना, अपने दिवंगत सदस्यों को सम्मानित करना और अपनी उग्र विचारधारा को बढ़ावा देना। उनका हिंसा का इतिहास भयावह है। विस्कॉन्सिन के सिख मंदिर पर हमला, जहां सदस्य वेड माइकल ने 7 लोगों की हत्या की, इस संगठन से सीधे तौर पर जुड़े सबसे क्रूर कृत्यों में से एक था। अन्य समूहों की तुलना में अपने अपेक्षाकृत गुप्त स्वभाव के बावजूद हैमरस्किन्स अभी भी एक छुपा हुआ खतरा बने हुए हैं, संगठित, कट्टरपंथी और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए तैयार। बेस की स्थापना रिनाल्डो नाजारो द्वारा की गई थी, जो एक अमेरिकी थे और विदेश से संचालन करते थे।
यह समूह सबसे क्रूर नवनाजीवाद के साथ अत्यधिक त्वरकवाद को जोड़ता था। उनका उद्देश्य प्रणाली का सुधार नहीं था, बल्कि उसे नष्ट करना था। वे आतंकवाद के माध्यम से समाज को ध्वस्त करना चाहते थे ताकि बाद में अराजकता से एक सफेद जातीय राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप में सक्रिय बेस को जल्द ही कई देशों में आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया। वे छोटे समूहों के माध्यम से काम करते थे और केवल सबसे समर्पित चरमपंथियों को भर्ती करने के लिए एक अत्यंत कठोर चयन प्रक्रिया का उपयोग करते थे। वे अपने सदस्यों को जीवित रहने, लड़ाई और अर्धसैनिक रणनीतियों में प्रशिक्षित करते थे। गुप्त बैठकें आयोजित करते थे जिन्हें नफरत शिविर के रूप में जाना जाता था। उनका इतिहास हत्या की धमकियों से लेकर आतंकवादी साजिशों तक का है। वास्तव में जॉर्जिया में दुबेस के सदस्यों पर एक एंटी फासिस्ट जोड़े की हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। इस बीच अमेरिका में एक अन्य समूह हिटलर की नाजी पार्टी की लॉ को दिन के उजाले में जलाए रखने की कोशिश कर रहा था। नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट की स्थापना 1974 में मिनेसोटा में क्लिफोर्ड हैरिंगटन द्वारा की गई थी और यह अमेरिका को एक श्वेत जातीय राज्य में बदलने का प्रयास करता था। उनका बहिष्कार स्पष्ट था, यहूदी, अश्वेत और समलैंगिक नागरिकता से बाहर रहेंगे। वर्षों तक यह देश का सबसे प्रमुख नवनाजी समूह था जो प्रदर्शन, दंगे और अपराध आयोजित करता था। 2016 में उन्होंने सैक्रामेंटो में एक प्रदर्शन का आयोजन किया जो एक खूनी झड़प में समाप्त हुआ। 2017 में उन्होंने चार्लोट्सविल में विवादास्पद रैली में भाग लिया जहां एक विरोधी फांसीवादी प्रदर्शनकारी को जानबूझकर कुचलकर मार दिया गया। नॉर्डिक प्रतिरोध आंदोलन। यूरोप के उत्तरी ठंडे देशों में नवनाजीवाद ने भी इस समूह के साथ उर्वर भूमि पाई। स्वीडन में उत्पन्न यह समूह एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता है और इसकी दृष्टि डरावनी है। नॉर्वे में नॉर्वेजियन प्रतिरोध आंदोलन का गठन किया गया जो एक ठंडक भरी दृष्टिकोण वाली संस्था है, एक सामान्य नॉर्डिक नवनाजी राज्य जो नॉर्वे से लेकर बाल्टिक देशों तक फैलेगा। हालांकि वे स्वीडन में मतपेटियों के माध्यम से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से अपनी हिंसा और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हथियार जमा किए हैं, शरणार्थी शिविरों पर बमबारी के हमले किए हैं और राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों पर शारीरिक हमले किए हैं। उनका प्रचार एडोल्फ हिटलर और कॉर्नेलियो कोड्रानू जैसे फांसीवादी नेताओं की महिमा करता है, जबकि वे आव्रजन की निंदा करते हैं और सार्वजनिक भाषणों में नस्लवादी बयानबाजी से भरे होते हैं। फिनलैंड में नॉर्डिक प्रतिरोध आंदोलन को 2020 में आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, कई हिंसक घटनाओं के बाद। हालांकि अन्य क्षेत्रों में यह अभी भी सक्रिय है, कानूनी प्रतिबंधों से बचने के लिए लगातार पुनः गठित हो रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में जेल प्रणाली के अंदर से विकसित होकर एक और समूह बढ़ रहा था, नाजी लो राइडर्स। वे 1970 के दशक में कैलिफोर्निया की युवा प्राधिकरण के भीतर गठित हुए। यह समूह आर्यन ब्रदरहुड की एक युवा शाखा के रूप में सामने आया। उनका मूल उद्देश्य आपराधिक संचालन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना था, लेकिन समय के साथ लो राइडर्स ने अपने मार्गदर्शकों को पीछे छोड़ दिया। भाईचारे के नेता जॉन स्टिनसन ने किशोर निरोध केंद्रों में युवा स्किनहेड्स को भर्ती करना शुरू कर दिया। इस नई श्रेष्ठतावादी शक्ति की नींव रखी। उनमें शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को कोकेशियान या कम से कम सफेद होना चाहिए था और उनका घृणा विशेष रूप से काले लोगों के खिलाफ था। उनकी प्रगति बहुत तेजी से हुई। वे भाईचारे के प्यादों से ड्रग तस्करी के संचालन को नियंत्रित करने और हेल्स एंजल्स और मंगोल जैसे आपराधिक समूहों के साथ गठबंधन स्थापित करने तक पहुंच गए। अपनी अत्यधिक हिंसा के लिए जाने जाने वाले नाजी लो राइडर्स ने कैलिफोर्निया की जेलों में एक अमिट छाप छोड़ी, जहां वे सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक के रूप में काम करना जारी रखते हैं। पोस्ट सोवियत रूस में साम्यवाद के पतन ने नए कट्टरपंथों के लिए जगह छोड़ी। इसी तरह 1990 में अलेक्जेंडर बारकाशोव द्वारा स्थापित रूसी राष्ट्रीय इकाई उभरी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, एक नस्लीय रूप से शुद्ध रूस। इसका मतलब था यहूदियों, अर्मेनियों, जॉर्जियनों, अजरबैजानी और मध्य एशियाई लोगों का हिंसक निष्कासन। हालांकि उन्होंने खुले तौर पर नाजी प्रतीकवाद का उपयोग किया और खुद को राष्ट्रीय समाजवादी कहा। बारकाशोव ने आधिकारिक रूप से नाजीवाद का समर्थन करने से इनकार किया, जो एक स्पष्ट विरोधाभास था। इस संगठन के पास 25,000 से अधिक सदस्य थे और इसकी पहुंच रूस के बाहर रूसी भाषी क्षेत्रों तक फैल गई। उसके हिंसा के इतिहास में यहूदी और मुस्लिम कब्रों की बेअदबी, शारीरिक हमले और नस्लीय घृणा से प्रेरित हत्याएं शामिल हैं। सन 1999 में उन्हें मास्को में प्रतिबंधित कर दिया गया था और आंतरिक संघर्षों और विभाजनों के बाद उनका शक्तिशाली प्रभाव सन 2000 की ओर गिर गया।
और जबकि यूरोप वित्तीय संकट के परिणामों का सामना कर रहा था, ग्रीस में एक राजनीतिक पार्टी उभरी जिसने जल्दी ही अपना असली चेहरा दिखाया, गोल्डन डॉन, जिसे निकोलाउस मिखालोलियाकोस ने स्थापित किया था। यह आपराधिक गिरोह नाजी जर्मनी से खुलकर प्रेरणा लेते हुए नवनाजीवाद, अतिराष्ट्रवाद और विस्तारवाद को मिलाता था। इसका उद्देश्य एक महान ग्रीस की स्थापना करना था, जो यूरोपीय संघ, प्रवासियों और सभी अल्पसंख्यकों का कट्टर विरोध करता था। गोल्डन डॉन ने नाजी प्रतीक, अभिवादन और नारों को अपनाया। उनके सदस्य न केवल हिटलर की प्रशंसा करते थे, बल्कि खुलेआम होलोकॉस्ट को नकारते थे। जैसे जैसे वे वोट हासिल कर रहे थे, उनका उग्रवादी गुट हिंसा, प्रवासियों की हत्याएं, घृणा अपराध और राजनीतिक हमले कर रहा था। 2013 में सबसे चौंकाने वाले घटनाओं में से एक थी जब समूह के सदस्यों ने एक पाकिस्तानी प्रवासी और एंटी फासिस्ट एक्टिविस्ट पावलोस फिसास की हत्या कर दी। फिसास की हत्या ने एक विशाल जांच को जन्म दिया, जो नूरनबर्ग के बाद से सबसे बड़े नाजी विरोधी मुकदमे में समाप्त हुई। ग्रीक अदालत ने गोल्डन डॉन के नेताओं को एक आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने के लिए दोषी ठहराया और उनके प्रमुख नेताओं को लंबी जेल की सजा सुनाई। अफ्रीकानर प्रतिरोध आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद शासन समाप्त हो रहा था, इस समूह ने इसे बनाए रखने के लिए हताशा से लड़ने का निर्णय लिया। यह आंदोलन केवल नस्लीय अलगाव का समर्थन नहीं करता था, बल्कि एक स्वतंत्र बोअर राज्य की स्थापना का भी प्रस्ताव रखता था। उनके लिए यहां तक कि रंगभेद भी बहुत नरम था। उनका यहूदी विरोधी रवैया बेहद कट्टर था। वे खुले तौर पर दक्षिण अफ्रीका में यहूदी आबादी के विनाश का आह्वान करते थे। 90 के दशक के लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौरान सदस्यों ने समानता की ओर बढ़ने से रोकने के लिए हताश प्रयास में काले दक्षिण अफ्रीकियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। उनके संस्थापक का हिंसक अंत 2010 में हुआ, जब टेर ब्लैंच को एक काले कृषि मजदूर ने श्रम विवाद के बाद मार डाला। तब से नेतृत्व स्टीयन वॉन रॉन्से के हाथों में आ गया, और हालांकि इसके सदस्यों की संख्या कुछ हजारों में कम हो गई है, समूह अभी भी नए सदस्यों की तलाश कर रहा है और एक सफेद वोल्कस्टाट के सपने को जीवित रख रहा है। नेशनल अलायंस। 1974 में वर्जीनिया वेस्टर्न में अमेरिका में सबसे प्रभावशाली नवनाजी संगठनों में से एक की स्थापना विलियम लूथर पियर्स द्वारा की गई थी। उनके नेतृत्व में नेशनल अलायंस तेजी से बढ़ी, श्वेत सर्वोच्चता के एक शक्तिशाली वैचारिक केंद्र में बदल गई। 2002 में अपने चरम पर उनके पास 2500 सदस्य थे और $1 लाख की वार्षिक आय थी। पियर्स भी द टर्नर डायरीज के लेखक थे, वह उपन्यास जिसने दशकों बाद द ऑर्डर और अन्य आतंकवादी समूहों को प्रेरित किया। हालांकि पियर्स की मृत्यु के बाद उसी वर्ष संगठन तेजी से पतन की ओर बढ़ा। आंतरिक संघर्ष, खराब प्रबंधन और विचारधारात्मक विभाजन ने 2005 तक गठबंधन के पतन की ओर अग्रसर किया। आज यह अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र है, लेकिन राष्ट्रीय गठबंधन के विचार अभी भी वैश्विक चरमपंथ के कोनों में मौजूद हैं। रूसित समूह की स्थापना सेंट पीटर्सबर्ग के एक स्वघोषित नाजी अलेक्सी मिल्चाकोव द्वारा की गई थी। यह संगठन एक पैरामिलिट्री इकाई के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से टोही और तोड़फोड़ में माहिर है। वे वैगनर समूह की संरचना के भीतर एकीकृत हैं, जो एक भाड़े का संगठन है और जिसे क्रेमलिन से जोड़कर देखा जाता है और जो नवनाजी तत्वों को भी सहन करता है। वास्तव में वागनर के संस्थापक स्वयं एसएस के टैटू रखते थे। रूसी समूह 2014 में डोनबास युद्ध में सक्रिय था और बाद में सीरिया में, जहां उन्हें पलमायरा में नाजी सलाम करते हुए तस्वीरें ली गईं। उनका टेलीग्राम चैनल नस्लवादी, यूक्रेन विरोधी और पश्चिम विरोधी बयानबाजी से भरा हुआ है और वे अत्याचार करने में गर्व महसूस करते हैं। वे अपनी हिंसक गतिविधियों का दिखावा करते हैं और रूसी नस्लीय वर्चस्व को अपनी वैचारिक स्तंभों में से एक के रूप में बढ़ावा देते हैं। आज रसिट समूह आधुनिक युद्ध के मैदान में नवनाजीवाद के सबसे चरमपंथी चेहरों में से एक के रूप में काम करना जारी रखता है। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।